नमस्कार। आज की इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, आज हम भूगोल का एक ऐसा चैप्टर डिकोड करने वाले हैं ना, जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी से भी गहराई से जुड़ा है। संसाधन एवं विकास। मतलब, आप इसे सिर्फ एक थ्योरी मत मानिए, ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक एकदम नया नजरिया है। हमने इस पूरे सेशन को बिल्कुल एक टॉपर के हैंड रिटन नोट्स की तरह तैयार किया है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट सीधे आपके दिमाग में छप जाए। तो अपना फोकस एकदम हाई रखिए, क्योंकि ये मास्टर क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। ठीक है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन का अर्थ और इसके प्रकार। फिर हम बात करेंगे इनके विकास और नियोजन यानी प्लानिंग की। उसके बाद हम भूमि संसाधन और भारत की प्रमुख मृदाओं पर फोकस करेंगे। और हाँ, आखिर में मृदा अपरदन, उसके संरक्षण के तरीके और एग्जाम्स के लिए कुछ जबरदस्त मैप वर्क और क्विक रिवीजन ट्रिक्स भी हैं। काफी कुछ है आज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, संसाधन का अर्थ और प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये संसाधन या रिसोर्स है क्या चीज। देखिए, हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, वो एक संसाधन है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसकी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। पहली, इसे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, ये आर्थिक रूप से संभाव्य यानी इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, मतलब इसे निकालने का खर्च इसके फायदों से ज्यादा ना हो जाए। और तीसरी शर्त, ये सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। और इन सबके बीच सबसे अहम कड़ी कौन है? हम इंसान। इंसान ही वो पुल है जो अपनी तकनीक से इस प्रकृति के कच्चे माल को एक उपयोगी संसाधन में बदल देता है। अब आते हैं इनके वर्गीकरण पर, जो कि एग्जाम के लिए सच में बहुत क्रूशियल है। संसाधनों को हम कई तरह से बांट सकते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण योग्य। फिर स्वामित्व के आधार पर भी हम इसे निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बांटते हैं। लेकिन विकास के स्तर पर जो वर्गीकरण है ना, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। खासतौर पर भंडार यानी स्टॉक और संचित कोष यानी रिजर्व के बीच का वो बारीक सा अंतर। भंडार वो है जो पर्यावरण में मौजूद तो है, लेकिन हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की सही तकनीक ही नहीं है, जैसे पानी से भारी मात्रा में ऊर्जा निकालना। दूसरी तरफ संचित कोष वो है जिसकी तकनीक तो हमारे पास है, लेकिन हमने अभी उसका बड़ी पैमाने पर यूज शुरू नहीं किया है, जैसे हमारे बांधों का पानी। समझ गए ना? बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, संसाधनों का विकास और नियोजन। देखिए, संसाधनों का सिर्फ होना ही काफी नहीं है। इंसान के लालच और इनके अंधाधुंध इस्तेमाल ने आज हमें एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का नुकसान, प्रदूषण, ये सब उसी के नतीजे हैं। और यहीं से निकल कर आता है सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शानदार कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब क्या है? विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और सबसे जरूरी बात, हमारी आने वाली पीढ़ियों के हक को न छीने। बिल्कुल सिंपल। और इसी संकट से निपटने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया था 1992 का रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। ब्राजील में 100 से भी ज्यादा देशों के लीडर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने एजेंडा 21 को अपनाया। इस एजेंडा 21 का मेन गोल क्या था? ग्लोबल सहयोग से गरीबी, बीमारी और पर्यावरण के नुकसान से लड़ना। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ ग्लोबल लेवल की बात नहीं करता, बल्कि हर लोकल बॉडी से अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाने की अपील करता है। मतलब ग्राउंड लेवल से लेके ग्लोबल लेवल तक सबकी जिम्मेदारी। अब जरा अपनी इंडिया की बात करते हैं। भारत में संसाधनों की अवेलेबिलिटी में गजब की विविधता है। कहीं खनिज भरे पड़े हैं तो कहीं पानी ही पानी है। इसलिए हमें एक बहुत ही सॉलिड संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये 3 स्टेप्स वाला प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, संसाधनों की पहचान करना और उनकी मैपिंग करना। दूसरा, उपयुक्त तकनीक के साथ एक सही स्ट्रक्चर या ढांचा तैयार करना। और तीसरा स्टेप है इन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स का हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ तालमेल बिठाना। इन संसाधनों को बचाने की जो पूरी फिलॉसफी है ना, उसे महात्मा गांधी ने सिर्फ एक लाइन में बहुत ही गहराई से कह दिया था। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। सच में कितना पावरफुल थॉट है ये। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि रिसोर्स कंजर्वेशन को समझने का सबसे सटीक नजरिया है। चलिए अब हम भौतिक भूगोल की दुनिया में कदम रखते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है भूमि संसाधन और निम्नीकरण।
अब आप भारत की ज़मीन के इस बंटवारे को देखिए। हमारे पास करीब 43% मैदान है जो खेती और इंडस्ट्रीज़ के लिए एकदम परफेक्ट हैं। फिर 30% पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां से हमारी सदाबहार नदियां निकलती हैं और जो टूरिज्म के लिए भी बेहतरीन है। और बाकी बचा 27% हिस्सा है पठारी भाग, जो खनिजों, जीवाश्म ईंधन और जंगलों का एक बहुत बड़ा खजाना है। आप देख रहे हैं प्रकृति ने हमें कितनी बैलेंस ज़मीन दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से इस जमीन की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है, जिसे हम भूमि निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब एग्जाम के लिए आपको इसके राज्यवार कारण याद रखने हैं। जैसे झारखंड और मध्य प्रदेश में माइनिंग यानी खदानों की वजह से जमीन बर्बाद हुई है। गुजरात और राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अति पशुचारण यानी ओवर ग्रेजिंग। वहीं अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां अति सिंचाई यानी बहुत ज़्यादा इरिगेशन की वजह से मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ गई है। और हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो पूरे देश की ही प्रॉब्लम है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे फैक्ट हैवी हिस्से पर आ गए हैं। सेक्शन 4, भारत की प्रमुख मृदाएं। मिट्टियों के इस मास्टर चार्ट पर थोड़ा फोकस कीजिए। यहाँ हमने भारत की सभी मेन मिट्टियों को उनकी बनावट, रंग और सबसे जरूरी उनमें उगाई जाने वाली फसलों के हिसाब से क्लासिफाई किया है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में मिलती है जो गेहूं और चावल के लिए बेस्ट है। काली मिट्टी में कपास खूब होता है। लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफी के लिए जानी जाती है। और मरुस्थलीय मिट्टी आपको पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। मैं आपको बता दूं, इस चार्ट में से आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीधे सीधे सॉल्व हो जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल से जुड़ा एक सवाल बोर्ड्स का फेवरेट है, खादर और बांगर के बीच का अंतर। इसको ऐसे समझिए, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, इसके कण बहुत बारीक होते हैं और ये गजब की उपजाऊ होती है। दूसरी तरफ है बांगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसमें कंकर ज्यादा होते हैं और ये खादर जितनी उपजाऊ नहीं होती। इन दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर रखिएगा। अब बात करते हैं काली मिट्टी की, जिसे हम रेगर मृदा भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से दक्कन के पठार में मिलती है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इसकी नमी सोखने की कैपेसिटी। जब गर्मी में ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा इसके अंदर तक चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी ने खुद अपनी जुताई कर ली हो। इसे सेल्फ प्लॉइंग कहते हैं। है ना कमाल का ज्योग्राफिकल फिनोमेनन? और कपास की खेती के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। अब इन दो मिट्टियों का कंट्रास्ट देखिए। लैटराइट मिट्टी उन जगहों पर बनती है जहां बहुत भारी बारिश होती है। इस बारिश की वजह से इसके पोषक तत्व बह जाते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं। ये एसिडिक होती है और इसमें चाय, कॉफी या काजू बहुत अच्छा होता है। इसके बिल्कुल उलट है मरुस्थलीय या एरिड मिट्टी। ये उन इलाकों में होती है जहां मौसम बहुत सूखा होता है, इसलिए ये रेतीली और नमकीन होती है। एक मिट्टी भारी बारिश का नतीजा है तो दूसरी भयंकर सूखे का। मिट्टियों के प्रकार तो हमने समझ लिए। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, मृदा अपरदन और संरक्षण। देखिए, जिस मिट्टी को बनने में लाखों साल लग जाते हैं वो पल भर में कैसे तबाह हो सकती है। मिट्टी के इस कटाव और बहाव को ही हम मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। इसके कुछ रूप बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे अवनालिका अपरदन या गली इरोजन। इसमें बहता पानी मिट्टी में गहरी गहरी नालियां बना देता है और जमीन खेती के लायक ही नहीं बचती। इसे बैडलैंड्स या उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल के बीहड़ इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा चादर अपरदन और तेज हवाओं से होने वाला पवन अपरदन भी उपजाऊ मिट्टी को उड़ा ले जाता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसका इलाज भी है। चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। पहाड़ी ढलानों पर पानी की स्पीड कम करने के लिए समोच्च जुताई यानी कॉन्टोर प्लोइंग और सीढ़ीदार खेती यानी टेरेस फार्मिंग की जाती है। तेज हवाओं को रोकने के लिए खेतों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, जिसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। और रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ों की लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं, जिन्हें रक्षक मेखला या शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। हर एक तरीका एक खास तरह के इरोजन का एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। चलिए जी, अब हम इस मास्टर क्लास के सबसे स्ट्रेटेजिक और स्कोरिंग पार्ट पर आ गए हैं। सेक्शन 6, परीक्षा मानचित्र कार्य एवं क्विक रिवीजन। मैप्स में सही मिट्टी को सही जगह मार्क करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इन मेमोरी ट्रिक्स के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? बस याद रखिए, नदियों का जल यूपी बिहार को खिलाए फल, यानी हमारे उत्तरी मैदान। काली मिट्टी के लिए क्या ट्रिक है? काले महाराष्ट्र में कप है, कप से कपास। और लेटराइट के लिए लेट कर चाय कॉफी पियो केरल में। सीरियसली, ये ट्रिक सुनते ही आपके दिमाग में राज्य और मिट्टी का एकदम सॉलिड कनेक्शन बन जाएगा। ट्राई करके देखिएगा। चलिए जाते जाते कुछ टॉप क्वेश्चंस का फटाफट रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण बिल्कुल सही, अधिक सिंचाई। सीढ़ीदार खेती कहाँ देखने को मिलती है? उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में। और हमारे पूर्वी तट के डेल्टाओं पर कौन सी मिट्टी बिछी है? जलोढ़ मिट्टी। जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखें तो ऐसे ही मेन कीवर्ड्स पर फोकस कीजिएगा। यही वो सवाल हैं जो बोर्ड्स में बार बार रिपीट होते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस शानदार एक्सप्लेनर के आखिर में पहुंच गए हैं। जाते जाते बस इस एक बात को अपने जहन में रखिएगा, संसाधनों का संरक्षण ही हमारे भविष्य की सुरक्षा है। आज हमने प्रकृति की दौलत, इंसान के लालच और उसे ठीक करने के साइंटिफिक तरीकों को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो ये है कि आज हम ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे ये सारे संसाधन हमारे कल के लिए भी बचे रहें। इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के इस सेशन में इतनी बेहतरीन एनर्जी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।